मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो प्रारंभ करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रमास का स्वरूप क्या होता है। चंद्रमास स्वरूप क्या होता है और हम लोग वेदांग ज्योतिष के माध्यम से आधार पे हम लोग उसे क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। चंद्रमास सूर्य चंद्रमा की एक युक्ति या अमा चंद्रमास सूर्य चंद्र की एक युक्ति या अमा से दूसरी युति तक का समय होता है। चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमास सूर्य चंद्र की एक युति या अमा से दूसरे युति तक का जो समय का अंतर होता है उसको हम लोग चंद्रमास कहते हैं। युति मतलब हो गया अमा या युति, दोनों में से कोई एक भी हम लोग कह सकते हैं। अगर ऐसा कहीं कुछ हो तो कंफ्यूज वो ना हो, ये आप मान लीजिए युति या अमा। अब आगे बढ़ते हैं। 30 चंद्र तिथियां एक चंद्रमास मानी जाती है। 30 चंद्र तिथियां एक चंद्रमास मानी जाती है। चंद्रमास भी दो प्रकार के होते हैं, शुक्लादि चंद्रमास और कृष्णादि चंद्रमास। शुक्लादि चंद्रमास जो होता है और कृष्णादि चंद्रमास, ये दो चंद्रमास के प्रकार होते हैं। एक वेदांग ज्योतिष की मतलब वेदांग ज्योतिष में शुक्लादि मास ग्रहण होता है। वेदांग ज्योतिष में शुक्लादि मास ग्रहण होता है और अमावस्या से अगली तिथि मास का पहला दिन होता है, तो वो क्या हो जाएगा? शुक्लादि। चंद्रमास के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से बतला दूं कि चंद्रमास सूर्य चंद्र की एक युति से दूसरे युति का समय तक जो जाता है उसको हम लोग चंद्रमास कहते हैं। और एक पूर्ण चंद्रमास में 30 चंद्र तिथियां होती है। चंद्रमास दो प्रकार के होते हैं, शुक्लादि चंद्रमास और कृष्णादि चंद्रमास। और वेदांग ज्योतिष में शुक्लादि मास जो ग्रहण होता है वो अमावस्या से अगली मास की अगली तिथि मास का पहला दिन होता है, ये उस दिन का चंद्रमास होता है। तो ये हमने आपको चंद्रमास के बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष का वेदांग ज्योतिष नींव पड़ता है, मतलब उसमें उसका क्या योगदान है, इसके बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानते हैं और उसके कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। वेदांग जब वैदिक साहित्य की जटिलता एवं दुरूहता बढ़ गई थी, तब मतलब वैदिक साहित्य में क्या है कि ज़्यादातर संस्कृत में दिया गया था, इस कारण से क्या होता था, बहुत ही कठिन और जो श्लोक दिए होते थे वो काफ़ी थोड़ा सा कठिन हुआ करते थे, जिसको हम लोग जटिलता एवं दुरूहता जिसको कहते हैं, जिसको समझाने के लिए और समझने के लिए दोनों के लिए एक बहुत ज्ञानी का होना आवश्यक होना पड़ता था, जिस कारण से इसकी दुरूहता बढ़ गई थी। तब उसे सुबोध बनाने के लिए, तब उस समय स्थिति को इस जटिलता को देखते हुए वेदांग ज्योतिष जो रचिता है लग्ध जी, महर्षि लग्ध जी ने
उस चीज़ को सुबोध और सरल बनाने के लिए वेदांग की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वेदांग की रचना की गई थी। उचित काल निर्धारण के लिए, मतलब उचित काल निर्धारण के लिए वेदांग ज्योतिष की आवश्यकता हुई। इसमें ज्योतिष वेदांग नेत्र, मतलब इसको हम लोग जो वेदांग ज्योतिष बनाया गया था उसमें जो 6 अंग बताए गए हैं वो किसको क्या कहा गया है, हमारे शरीर के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए बताते हुए कि वेदांग ज्योतिष को हम लोग, वेदांग ज्योतिष जो इसमें से ज्योतिष में वेदांग को नेत्र का रूप लिया गया है, ज्योतिष को नेत्र का रूप दिया गया है इत्यादि जो अंग दिए गए उसके बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बता रहा था कि इसमें ज्योतिष वेदांग को नेत्र का रूप दिया गया है। ज्योतिष का प्रतिनिधित्व वेदांग ज्योतिष करता है और वेदांग ज्योतिष के 6 अंग होते हैं। पहला शिक्षा, नाक, कल्प, हाथ, व्याकरण, मुख, निरुक्त, कान, छंद, चरण और ज्योतिष नेत्र। तो ये जो 6 अंग हैं ये ज्योतिष के, वेदांग ज्योतिष के आधार पे, ये 6 अंगों के आधार पे ही वेदांग ज्योतिष की रचना की गई थी। और इसमें हमारे शरीर को इसलिए दर्शाया गया है ताकि हम उसको सरल से और आसानी तरीके से समझ पाए। इसलिए इस 6 बिंदुओं को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया और सरल तरीके से समझाया गया ताकि इस बिंदु को हम लोग आसानी से समझ सकें। तो ये एक था वेदांग ज्योतिष के, जो ज्योतिष जो है वेदांग में क्या उसका महत्व है, कैसे उसकी रचना हुई थी इत्यादि बिंदुओं पे इसकी जो संक्षिप्त जानकारी थी वो दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिमास लक्षण के बारे में कि अधिमास लक्षण क्या होता है और सावन दिन विचार क्या होता है। ये 2 बिंदु पे और हम चर्चा करेंगे। अधिमास जो होता है, प्रत्येक युग में सौर मास 60 का होता है। प्रत्येक युग में सौर मास 60 होते हैं तथा सौर पूर्वों की संख्या 120 होती है तथा सौर पर्वों की संख्या 120 होती है, जबकि चंद्र पर्व 124 होते हैं। और ये 4 पर्व अधिक होने से इसे समान रूप से चंद्र वर्ष समायोजित किया जाता है, जिसके लिए अधिमास बनाया गया था। हम लोग जो अधिमास की बात कर रहे थे, अधिमास किस लिए बनाया गया था, ये एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि प्रत्येक युग में सौर मास 60 होते हैं और तथा सौर पर्वों की संख्या 120 होती है। अगर ये देखिए, इसमें संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हम लोग निकाल सकते हैं। जबकि चंद्र पर्व 124 के होते हैं और ये 4 पर्व अधिक होने से इसे हम लोग समान रूप से चंद्र वर्ष जो होता है उसमें समायोजित किया जाता है, जिसके लिए हम लोग अधिमास बनाया गया। महर्षि लग्न जी के अनुसार, जो रचयिता है पुस्तक के, उनके अनुसार 60 पर्वों के बाद एक अधिमास होता है। 60 वर्षों के बाद एक अधिमास होता है। पुनः 60 शुद्ध पर्वों के बाद एक अधिमास होता है। महर्षि लग्न जी के अनुसार 60 पर्वों के बाद एक अधिमास और पुनः 60 शुद्ध पर्वों के बाद एक अधिमास होता है। एक चंद्रमास में 2 पर्व होते हैं और प्रत्येक 30 मास या 60 पर्वों के बाद एक अधिमास होता है। तो ये कुछ अधिमास के बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। अगर इसमें हम लोग मोटा मोटी अगर जाने तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्येक युग में सौर मास 60 का होता है और सौर पर्वों की संख्या 120 होती है। ये तरीका था। और इसमें जो दिया गया था, एक महर्षि लग्न जी के अनुसार 60 पर्वों के बाद एक अधिमास होता है और पुनः 60 शुद्ध पर्वों के साथ एक अधिमास होता है। इसको अगर हम लोग इस तरह समझें कि एक चंद्रमास में 2 पर्व होते हैं, एक चंद्रमास में 2 पर्व होते हैं, प्रत्येक 30 मास या 60 पर्वों के बाद
प्रत्येक 30 मास या 60 पर्व के बाद एक अधिमास होता है। तो ये इसका कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम लोग बात करते हैं सावन दिन के बारे में, विचार करते हैं कि वो सावन दिन का क्या होता है। इसका जो दिया गया है, हम लोग सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत अवधि का, पर्यंत अवधि मतलब काल को सावन दिन कहते हैं। सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत अवधि या काल को हम लोग सावन दिन कहते हैं। एक युग में 1830 सावन होते हैं। एक युग में 1830 सावन होते हैं और एक वर्ष में 366 सावन दिन होते हैं। एक वर्ष में 366 सावन दिन होते हैं और एक अयान में 183 सावन दिन होते हैं। तो ये कुछ सावन दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपके पूरे पाठ्यक्रम से कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने चयनित करके आपके लिए निकाला है। अगर इसके अलावा भी किसी बिंदु को अगर आपको जानना है या जानकारी लेनी है, किसी के बारे में और जिज्ञासा है, तो आप हमें पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसके बारे में भी अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तब तक आप इस सारे बिंदुओं का अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।